तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन तक पढ़ लिया था। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, और इतना इज इक्वल टू हो जाता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर दैट इज लीनियर मोमेंटम। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम को हम लोग रिप्लेस करके यहां से लिख सकते थे एम इंटू वी वेक्टर। तो यहां से एम बाहर निकल के आ जाता था आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू, सो अगर इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री हो जाए तो ये हो जाएगा एम वी आर के बराबर और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। सो v इज इक्वल टू हो जाता था आर ओमेगा, तो यहां से आ जाता था एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा और डेट इज आई इंटू ओमेगा। ये अभी तक का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था। और एंगुलर मोमेंटम हमने दो टाइप के लिए पढ़ा था, वन वाज फॉर द रोटेशनल एंड अनदर वाज फॉर द ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम लोग यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे एम वी इंटू आर, और अगर रोटेशनल हो जाता है तो आई इंटू ओमेगा। दिस इज फॉर द प्योर रोटेशन, दिस इज फॉर द प्योर रोटेशन, है ना। और यहाँ पर ये जो आई जो होता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस भी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा होता है उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं फॉर प्योर रोटेशन। करेक्ट। एमवीआर डिपेंड करता है ओरिजिन के ऊपर, जहां पर ओरिजिन चेंज हो जाएगा ये एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये जो आर है ये ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता था। अगर आपको याद होगा तो अगर ओरिजिन यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, देन दिस विल बी योर r वेक्टर। इफ ओरिजिन विल चेंज, r वेक्टर विल चेंज एंड देन होल एंगुलर मोमेंटम विल चेंज। तो ये हो जाता था ट्रांसलेशनल के लिए। एंड देन एक फर्दर आया था CTRM, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। CTRM के लिए क्या हो जाता था, CTRM के लिए जो एंगुलर मोमेंटम हो जाता था दैट इज L प्योर रोटेशनल प्लस L ट्रांसलेशनल। सो प्योर रोटेशन के केस में यहां पर जो होता था I दैट विल बी द अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, प्लस रोटेशनल का हम लोग ट्रांसलेशनल का हम लोग जानते हैं दैट इज एम वी इंटू आर। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये था कि यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर जो आई होगा दैट विल बी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट इसमें दोनों में अंतर यही है, प्योर रोटेशन और इसमें, कि यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे वो लेंगे अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट जब कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल की बात होगी तो वहां पर जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे वो, हाँ CTRM मतलब रोलिंग ही हो गया। तो यहाँ पर जो हम लोग लेंगे वो लेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। करेक्ट। और ये जो वैल्यू होता है दिस इज, ये जो रोटेशन वाला जो वैल्यू होता है ये इट डजंट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन। आप किसी भी फ्रेम से देखिए, किसी भी ओरिजिन से देखिए, इसका वैल्यू सेम रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या हो जाता है दैट इज ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज होता है। ये हो जाता था CTRM के लिए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम गिव्स टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट गिव्स टॉर्क दैट इज dl वेक्टर डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू टॉर्क होता है। दिस इज टॉर्क वेक्टर, है ना। और ये कैसे आ जाता है, सिंस L वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है क्या I इंटू ओमेगा वेक्टर। तो dl बाई dt कितना हो जाएगा, I कांस्टेंट है और ये हो जाएगा d ओमेगा वेक्टर डिवाइडेड बाई dt प्लस
ओमेगा वेक्टर को बाहर निकालिए, डी आई बाई डी टी, क्योंकि आई कांस्टेंट होगा तो दैट्स व्हाई दिस विल बी 0। यहाँ से जो वैल्यू आ जाता है दैट इज इक्वल्स टू द आई इंटू अल्फा, एंड सिंस आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है टॉर्क वेक्टर, तो ये वैल्यू आ गया डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। करेक्ट, ये टॉर्क निकल के आया था। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हो जाता है, एज वी नो दैट डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टॉर्क वेक्टर, है ना। और ये टॉर्क क्या हो जाएगा, दैट विल बी द नेट एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क। करेक्ट, दैट मीन्स कि if torque vector is equal to 0, then dl vector divided by dt will also be 0। और dl by dt का मतलब क्या हो गया, this value means change in angular momentum। इसका मतलब क्या है, change in angular momentum per unit time। यही तो मतलब है, टाइम के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम में चेंज। लेकिन जब चेंज हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। सो इन दिस केस एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। शायद यहां तक हम लोगों का हो गया था, ये क्लियर है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हमने किया था, ठीक है ना, दैट वाज द क्विक रिवीजन। हो गया, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछ सकता है, अदरवाइज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। बताइए, कोई डाउट है क्या? हम्म, किसी को नहीं है, आगे बढ़े, से यस और नो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष, ओके रसिया, हाँ ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं अभी डिस्कस करता हूँ, देखिए। ओके, वर्षा भी आई है आज, ठीक है। ओके, सम केसेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सम केसेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, देखिए एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये मतलब इसका कोई इफ एंड बट नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाए। ठीक है, हाँ वर्षा अभी सो के उठी है, वो भी पानी डाला गया था तब उठी है। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम का कुछ भी इफ एंड बट नहीं होता है ना। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इफ एंड बट क्या था कि अगर आपका कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होगा तभी जाकर के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, है ना। दूसरा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा तभी जाकर के हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर इस तरह का कोई भी कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम का कोई दूसरा कोई वर्जन होगा कंजर्वेशन का। इसलिए ये यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला थ्योरी है जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तीसरा पॉइंट ये है कि जो न्यूटोनियन फिजिक्स होता है वो कहीं ना कहीं जाकर के जो क्वांटम लेवल होता है उस लेवल पर जाकर के वो फेलियर हो जाता है ना। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम लेवल पे भी जाकर के वर्क करता है, वहां पर भी इसका कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब इसका जो कुछ केसेस जो होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यस, h/2 सो इसके ऊपर जो बेस्ड जो केसेस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक जो होता है नॉर्मली कि एक बॉडी रोटेट कर रहा है ना, अबाउट एन एक्सिस, ये कुछ ऐसा रोटेट कर रहा है और आप जेंटली इसके ऊपर कोई ब्लॉक ला के रख देते हो। जेंटली कोई ब्लॉक ला करके रख दीजिए। मान लीजिए कि इसका मास m1 है और इसका मास m2। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है, करेक्ट? हाँ, विदाउट एडिंग एनी फोर्स। तो कोई भी इस पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है। इसके वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, करेक्ट? ये इस टाइप हो सकता है। दूसरा हो गया, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक डिस्क है लाइक पुली और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है। अब एक दूसरा डिस्क और लेकर के आते हैं और वो इसके साथ जेंटली ऐसा चिपक गया। वो पुली, एक दूसरा पुली आया और वो जेंटली इसके साथ आकर के ऐसा चिपक गया। अगर इसका नया पुली आने के वजह से इसका नया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? कहने का मतलब होगा कि एक ऑब्जेक्ट पहले से रोटेट कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट को जेंटली उसमें टच कराया गया या रख दिया गया विदाउट डिस्टरबेंस, तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। ओके, ये बात सबको क्लियर है? केस नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। शायद इस बेसिस पर मैंने क्वेश्चन कराए भी है। चलिए, तो ये हो गया। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है? एक मिनट। ओके, सो इस तरह का मैंने क्वेश्चन करा दिया। दूसरा जो टाइप है इसमें वो है रॉड वाला प्रॉब्लम। यहां से बहुत पूछा जाता है। रॉड वाला प्रॉब्लम ये होता है, जैसे मान लीजिए सेकंड केस में कि एक आपके पास रॉड है जो कि हिंज्ड है या ऐसा हिंज्ड है ना, और एक कोई बुलेट होगा या कोई एक बॉल होगा जो कि इधर से v वेलोसिटी से जा रहा होगा, है ना, और ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। लेट दिस पॉइंट O। सो जैसे ही ये बॉल यहां पर जाकर के टकराएगा इसके साथ, जो नेक्स्ट सीन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये कुछ जो बॉडी होगा, ये जो रॉड होगा, ये रोटेट होकर के यहां से कुछ ऐसे पोजीशन पर आ जाएगा लाइक दिस, करेक्ट? और ये बॉल या तो इसके साथ चिपक जाएगा या कहीं दूर चला जाएगा। मतलब इस रॉड के पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, दैट विल बी द ओमेगा। इनिशियली ये रेस्ट पर रहेगा। सो इस तरह का केसेस में भी आंख बंद करके आपको क्या करना होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम को आपको कंजर्व कराना है। अब देखिए यहां पर केसेस दो बन सकते हैं। दो केसेस क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा कि ये फर्स्ट टाइप ये है, हाँ भाई वीडियो पॉज हो गया था, ठीक है ना। अभी पहला कंडीशन ये है कि ये रॉड कहीं ना कहीं हिंज हो और ये बॉल आकर के इससे टकराए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये रहता है कि ये बॉडी कहीं हिंज ना हो और ये बॉल आकर के टकराए। दोनों ही केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। हाँ बोलिए, रियलमी C2।
कोई डाउट है? हाथ क्यों खड़ा किए थे भाई? चलिए ओके। सो केस नंबर 2 ये है कि यहां पर कोई हिंज नहीं होगा, ये बॉल आकर के टकराएगा, है ना। और केस नंबर 1 क्या था कि ये रॉड कहीं ना कहीं हिंज हो। इन दोनों ही केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। करेक्ट? यहां तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट इसमें? आगे बढ़े क्या? हाँ जी, बोलो बोलो। चलिए, कोई नहीं बोला, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये तो हो गया सिंपल वाला। अब इस क्वेश्चन को और भी टफ बना दिया जाता है इस कोलिजन को कुछ नाम दे करके। या तो ये इलास्टिक कोलिजन हो, है ना, या तो ये इन इलास्टिक हो, या परफेक्टली इन इलास्टिक हो। इन अलग अलग केसेज में इसमें अलग अलग केस बनते हैं, प्रॉब्लम और टफ होते जाता है। सो अभी तक उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, या शायद आने वाले समय में नहीं पूछा जाएगा वैसा प्रॉब्लम। हाँ, बट कोलिजन वाला क्वेश्चन ये नॉर्मली पूछा जाता है। अब इस तरह के, अगर मान लीजिए इन इलास्टिक कोलिजन है, या इलास्टिक है, या परफेक्टली इन इलास्टिक है, या परफेक्टली इन इलास्टिक है, इन सब का मतलब क्या हो गया? अगर ये कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं। करेक्ट? क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो गया। जितना काइनेटिक एनर्जी इसके पास था उतना ही एनर्जी है इसको सप्लाई कर देगा, मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी हो जाएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो उसको छोड़ करके अगर इन इलास्टिक कोलिजन है या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर अप्लाई नहीं होगा। करेक्ट? सेकेंड, we'll talk about the conservation of linear momentum. We'll talk about conservation of linear momentum. So, conservation of linear momentum तब हम लोग लगाएंगे जब ये फ्री टू मूव होगा इन एक्स डायरेक्शन या किसी भी डायरेक्शन में। अगर ये हिंज पॉइंट नहीं है तो, अगर ये हिंज पॉइंट नहीं है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? एक पूरा सिस्टम, बॉल प्लस रॉड, और ये पूरा का पूरा सिस्टम फ्री है मूव करने के लिए। देन हम लोग इस कंडीशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगा सकते हैं। गॉट इट? लेकिन जैसे ही ये पॉइंट हिंज हो जाएगा, जैसे ही ये पॉइंट हिंज हो जाएगा, ये बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये बॉडी अब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इस बॉल के द्वारा लगाया गया फोर्स, ये जो बॉल इस रॉड के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इस हिंज के द्वारा लगाए गए फोर्स के द्वारा अपोज कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि देयर विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू हिंज, और एक्सटर्नल फोर्स होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा। करेक्ट? लेकिन एंगुलर मोमेंटम हर एक कंडीशन में कंजर्व होगा, चाहे ये फ्री हो, चाहे वो फिक्स्ड हो, चाहे कुछ भी हो। एंगुलर मोमेंटम तीनों ही केस में कंजर्व होगा। करेक्ट? दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये एक हो गया एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल है जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो थोड़ा बोरिंग हो गया, इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तीसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। थर्ड, कैन यू इमेजिन कि जो स्पेस क्राफ्ट यहां से जाता है ना, स्पेस में, तो उसमें स्टीयरिंग लगा होगा या कैसे रोटेट होता होगा? सोचिए, कोई बता सकता है? जो यहां से स्पेस क्राफ्ट जो हम लोग भेजते हैं स्पेस में, ऑब्वियसली स्पेस क्राफ्ट है तो स्पेस में ही जाएगा। सो वहां पर स्पेस क्राफ्ट को कैसे मोड़ा जाता होगा? अगर मान लो हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, विंग्स के कारण। स्वाभाविक उसमें विंग्स ही नहीं होता है, स्पेस में हवा ही नहीं है, तो विंग्स का काम क्या है?
शाफ्ट, शाफ्ट क्या करेगा प्रत्युष? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। हमें स्पेस क्राफ्ट को रोटेट कराना है, तो और कौन प्रोवाइड करने जाएगा? एक आदमी वहां पे डंडा से ऐसे मारेगा, ये लो इधर घूम जाओ। सर वहां के ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसे फोर्स, देखिए अरे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जरूर, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो रोटेट भी हो जाएगा, बट इंटेंशनली नहीं होगा ना। जब वहां पर ग्रेविटेशन आएगा तभी रोटेट करेगा। हमें कह रहे हैं नहीं, हमें मंगल से पहले ही मोड़ लेना है, या ग्रेविटेशन आने से पहले ही मुझे मोड़ना है, तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो सिस्टम जरूर इस्तेमाल होता है, वो क्या है? नहीं पता? चलिए, बेसिकली उसके ऊपर लगा होता है एक फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील पता है फ्लाईव्हील किसको बोलते हैं? फ्लाईव्हील होता है, अगर पंपी सेट देखोगे तो अच्छी बात है, या कभी ऐसा गन्ना गन्ना का जो जूस निकालते हैं ना, उसको देखे हो क्या? उसमें एक बड़ा सा व्हील होता है, एक बड़ा सा व्हील होता है, करेक्ट, जिसका वेट जो होता है ना वो ज्यादा होता है। फ्लाईव्हील का काम ही है कि उसका काम है एनर्जी को स्टोर कर लेना। ओके, सो फ्लाईव्हील उसको बोलते हैं, एक समथिंग राउंड ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक व्हील, और उसका वेट बहुत ज्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाईव्हील। अब वेट ज्यादा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सो मान लीजिए कि ये आपका एक स्पेस क्राफ्ट है, ऐसा कुछ स्पेस क्राफ्ट है, और ये सीधा जा रहा है ऐसा, करेक्ट, और ये इसका है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ऐसा कुछ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो ये इस अबाउट इसके अबाउट हमें रोटेट करना है, आइदर ये इस डायरेक्शन में चला जाए या इस डायरेक्शन में चला जाए। हमें इसके वेलोसिटी को चेंज करना है इधर या इधर। सो मेन कंसेप्ट यहां पर क्या करते हैं, दे वेयर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड हाउ डू दे डू दैट? यहां पर एक लगा देते हैं बड़ा सा फ्लाईव्हील, है ना, एक ऐसा फ्लाईव्हील लगाते हैं जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ कंबाइन कर जाए, करेक्ट। अब ये होता क्या है, अगर मान लीजिए कि हमें इस बोट को रोटेट करना है इधर, स्पेस क्राफ्ट को रोटेट कराना है इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस व्हील को रोटेट करा देंगे अबाउट इस एक्सिस अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इसके रोटेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा किधर की तरफ, इसके इस एक्सिस के अबाउट, करेक्ट। अब इस एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए ये स्पेस क्राफ्ट क्या करेगा, इधर की तरफ ऑटोमेटिक मुड़ जाएगा। बात आई समझ में? क्लियर? तो मान लीजिए कि अगर मैं इसको ओमेगा से रोटेट कराता हूं, ओमेगा फ्लाईव्हील में नाम दिया इसको, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई फ्लाईव्हील आई एफ, और ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल आई एस है, और इसका ओमेगा अपने को पता नहीं, दैट विल बी द ओमेगा एस। चूंकि इसका रोटेशन ऐसा है, मतलब ये इधर की तरफ रोटेट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ रोटेट हो जाएगा उसके उल्टे डायरेक्शन में, टू मेंटेन इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से हम लोग स्पेस क्राफ्ट को बेंड करते हैं। अब एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जो मैं भी कहीं से पढ़ा ही, ऐसे ही पढ़ रहा था तो मुझे पता चला।
कि 1986 में जो यूएसए में एक वॉयगर करके सैटेलाइट भेजा था टू यूरेनस, और उसमें क्या था, एक टेप रिकॉर्डर था। टेप रिकॉर्डर जब भी हम लोग कोई चीज भेजते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए एक टेप रिकॉर्डर डाल देते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट हैपेंस, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। और वो टेप रिकॉर्डर जैसे ही ऑन होता था, है ना, तो पहले पता है वो कैसेट आता था, कैसेट, है ना, तो वो रील होता था, रील रोटेट करता था। सो जैसे ही वो टेप रिकॉर्डर ऑन होता था, व्हील रोटेट होता था, मोटर ऑन होता था, इसके वजह से वो सैटेलाइट रोटेट हो जाता था, है ना, फ्रॉम दैट टेप रिकॉर्डर। सो उसको बैलेंस करने के लिए एक एंटी थ्रस्ट लगाना पड़ता था। एंटी थ्रस्ट मीन्स, जैसे मान लीजिए कि ये रोटेट हो रहा है इधर की तरफ, तो आप क्या करिए, इधर की तरफ आप थ्रस्ट ऐसा पीछे की तरफ धुआं ऐसे जैसे छोड़ते हैं ना, ऊपर जाने के लिए बहुत सारा ऐसा गैस छोड़ते हैं, वो वैसा एंटी थ्रस्ट चालू करना पड़ता था, सो दैट ये अपने डायरेक्शन को मेंटेन रखे। ये एक फैक्ट था, और ये फैक्ट इस्तेमाल किया गया है, और ये वेल नोन है, वेल प्रूव्ड है एक्सपेरिमेंटली। चलिए एक चीज और मैं बोलता हूं, जब हम लोग चलते हैं कभी पतले रास्ते पे, और कभी आप लड़खड़ा गए, गिरने वाले होते हैं, एंड देन व्हाट आर यू आर डूइंग, खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं, आप चल रहे हो और ऑल ऑफ द सडन जैसे आप मान लीजिए इधर की तरफ गिरने वाले हैं, देन व्हाट विल यू डू, आपको जाना भी नहीं उधर, खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। कैसे, इधर गिरने वाले हैं तो ऐसे कैसे झुक जाएंगे भाई, जब इधर झुक ही चुके हैं, झुकने की वजह से ही तो गिर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास कैसे शिफ्ट करेंगे, रस्सी बांध के घूमते रहे हमेशा सेंटर ऑफ मास खींचने के लिए, नहीं। अभी सोचो, ये पूछ दिया तो नहीं आता है, हमारा दिमाग कितना स्ट्रांग है, हम लोग का ब्रेन कितना सोच लेता है, इट्स स्टार्ट रोटेटिंग इट्स आर्म लाइक दिस, होता है क्या, जैसे ही हम लोग गिरने वाले होते हैं हाथ ऐसे ऐसे रोटेट कराने लगते हैं, एंड देन व्हेन फिर हम लोग अपने बैक टू द पोजीशन आ जाते हैं। कभी देखा है कि गिरने वाले हैं और हाथ ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हो, ऐसा ऐसा, इसकी वजह से बच तो नहीं सकते, जब भी रोटेट कराते हैं लाइक दिस, इस प्लेन में रोटेट कराते हैं। सो इसके वजह से क्या आ जाता है, एक एंगुलर मोमेंटम आ जाता है ड्यू टू दिस हैंड, एंड आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस वन along this direction perpendicular to this, correct? So body tries to maintain its axis of rotation, so इसलिए वो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू दिस रोटेशन, और हम लोग बच जाते हैं। इसके वजह से आप लोग अगर YouTube पर देखे होंगे तो बहुत सारा वीडियो भी आता होगा ऑफ दैट, वो जो व्हील रोटेट कराते हैं, बहुत सारे लोग व्हील रोटेट करा के दिखाते हैं ना, कि एक व्हील देखो ऐसा झुका हुआ है और इसको रोटेट करा देंगे तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा हो जाएगा, है ना। सो दिस इज द मेथड, वैसे हम लोग खुद को बैलेंस कर लेते हैं बाय रोटेटिंग आवर हैंड, सो दैट कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है, दैट मोमेंटम को वो मेंटेन करना चाहता है। ओके, और भी कुछ है। सो इस तरह का आपको एग्जाम्पल आपको एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन में मिल जाएगा। अब इस पर कुछ करते हैं क्वेश्चन अच्छा वाला, सबसे छोटा वाला एग्जाम्पल, जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा गया है इस पर, एक तो यही है कि एक डिस्क है, रोटेट कर रहा है और उस पर एक कॉइन रखती है, इस तरह का क्वेश्चन किया था ना, किए है क्या हम लोग, एक डिस्क है, रोटेट कर रहा है, उस पर एक मास रख देते हैं, व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, ये है क्या, अगर नहीं किए हैं तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है। डिस्क, यह डिस्क की जगह फ्लाईव्हील नाम देते हैं, a flywheel of mass 100 kg rotating with
velocity or 2 revolution per minute. 2 revolution per minute. Another flywheel, identical flywheel, gently connected to flywheel, what will be new angular velocity? What will be new angular velocity? बताइए। एक फ्लाईव्हील है जो पहले से रोटेट कर रहा है, उसका मास 100 kg और उसका एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है 2 रेवोल्यूशन पर मिनट। हियर इट इज 2 रेवोल्यूशन पर मिनट। और एक दूसरा है आइडेंटिकल फ्लाईव्हील जो कि उस फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट हो जा रहा है। तो बताइए कि नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर मोमेंटम? बोलिए। कर सकते हैं क्या? बहुत ही आसान है। 5/30। यस। 3 to 400 क्यों? It will simple 1 revolution per minute. हाउ? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये तो कंफर्म है ना कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। करेक्ट? सो एक्सटर्नल टॉर्क होता तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाता। यहां पर तो हो जाएगा क्योंकि ये केस नंबर 1 में बताया कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जेंटली प्लेस्ड होता है, कनेक्ट होता है या रख दिया जाता है, उस केस में आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराइए। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? I into ओमेगा। और फाइनल क्या हो जाएगा? दैट विल बी द 2I, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे और ओमेगा एफ, I कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? ओमेगा बाई 2। ओमेगा बाई 2 बोले तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। दैट्स इट, सिंपल है ना? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं रॉड के ऊपर। मान लीजिए कि ये आपका एक रॉड है, ठीक है, और इस दिस पॉइंट, ये हिंज है इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट O, और इसका लेंथ है L, लेंथ है L, और इसका मास है कैपिटल M, कैपिटल M। एक बुलेट है, बुलेट, इसके पास कुछ वेलोसिटी है v, मूविंग विथ वेलोसिटी v, और इसका जो मास है दैट इज इक्वल टू द m/4 kg। इट गोज एंड स्ट्राइक्स एट द बॉटम एज, ये यहां पर जाकर के स्ट्राइक करता है एंड देन स्टिक विद द रॉड, स्टिक विद रॉड, देन फाइंड ओमेगा। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूं, सुनिएगा। एक रॉड है जो कि O पॉइंट के अबाउट हिंज है और इसका लेंथ है L,
मास है कैपिटल M, एक बुलेट है जिसका मास m/4 है और उसका वेलोसिटी है v। ये जाता है सीधे बॉटम इन को टकराता है एंड देन रॉड के साथ स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। देन व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा? व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि लैंग्वेज काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो लिखने में ही टाइम वेस्ट। फटाफट सॉल्व करिए, फटाफट आंसर बताइए। सबसे पहले तो बताइए कि क्या इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? क्या इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? ओके, नो। व्हाई? क्यों नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, ये हिंज्ड है, हिंज है, इसके वजह से हिंज पर एक रिएक्शन फोर्स आएगा इधर के तरफ। दो तरह का रिएक्शन होता है ना, एक वर्टिकल डायरेक्शन में RY और एक आ जाएगा RX। तो ये रिएक्शन फोर्स क्या करेगा? इसके ट्रांसलेशनल मोशन को अरेस्ट कर लेगा, गिरफ्तार, आगे नहीं जाएगा। यस, सो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या हम लोग यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके शुभांगी भाई, क्यों नहीं कर सकते? बोलिए। बिकॉज ये जा रहा है और यहां पर स्टिक हो जा रहा है, सो इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, गया और स्टिक कर गया। दैट्स व्हाई वी कांट यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओनली ऑन वन ऑप्शन इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो यहां पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है बिकॉज हिंज इज फ्रिक्शनलेस और ये रॉड फ्री टू रोटेट है। याद रखिए, अगर एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल फोर्स अगर फाइंड आउट करना है कि है या नहीं है, तो सबसे पहला काम सीखिए कि उसको सिस्टम बनाना, इन दोनों को सिस्टम बना लीजिए। और दूसरा चीज कि क्या ये फ्री है? अगर ये फोर्स है लीनियर मोशन में तो ये लीनियर वेलोसिटी इसके पास होना चाहिए। इट कैन मूव इन लीनियर डायरेक्शन। अगर ये लीनियर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही बोलता है ना, इफ देयर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स देन अ बॉडी विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। एम आई करेक्ट? सो अगर बॉडी लीनियर मोशन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इसको रोक रहा है। दैट्स वाई कि हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा पाएंगे। अगर मान लीजिए कि इसके रोटेशन को भी फिक्स कर दिया जाता, मैं इसको यहां पर भी फिक्स कर देता हूं, यहां पर भी फिक्स कर देता हूं, तब क्या ये घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा, रोटेट नहीं कर पाएगा ये। दैट मीन्स मैंने क्या किया, इसके रोटेशन को हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया। और ये रोटेशन को प्रोवाइड कौन करेगा? कोई ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क होगा जो इसको घूमने से रोकेगा। इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है। उस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन जब ये पॉइंट हिंज नहीं है एंड दिस इज फ्री टू रोटेट, दैट मीन्स कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, यू कैन सिंपली कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। सो गो फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, 3/7 V/L, 3/7 V/L। और किसी का आने वाला है या फिर बताऊं? और किसी का आंसर आने वाला है? बेसिकली क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराना है। व्हाट विल बी द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इफ वी विल टेक दिस रॉड एंड बुलेट एज अ सिस्टम? अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान ले, ये हो गया रॉड और ये हो जाएगा बुलेट, सो इन दोनों को सिस्टम मान लेंगे, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा?
दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड दैट इज इनिशियली। कंजर्वेशन का मतलब यही हो गया ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट फाइनली, यही तो होता है। अब इनिशियल देखिए कि ये रॉड कहां था, रेस्ट पर था, तो इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट। ओके, वन मोर थिंग, एक्सिस, ये किस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सो एंगुलर मोमेंटम उसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा सकते हैं जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। आई बात समझ में? अब ये नेट टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट 0 होगा, दैट विल बी द हिंज पॉइंट, ओके अबाउट। क्यों? क्योंकि रिएक्शन फोर्स यहीं पर लग रहे हैं, आर एक्स एंड आर वाई। अगर मैं कहीं दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं, तो आर एक्स की वजह से एक टॉर्क आ जाएगा, नेट टॉर्क आ जाएगा। तो फिर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा पाएंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तभी हो पाएगा जब हम लोग इस पॉइंट के अबाउट लेंगे। क्यों? क्योंकि इसी के अबाउट देखो mg भी लग रहा है नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स इन वाई डायरेक्शन, रिएक्शन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये तीनों के तीनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस हिंज पॉइंट ओ से पास हो रहा है। तो इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये हम लोग किसके अबाउट लेंगे, अबाउट एक्सिस ओ, अबाउट एक्सिस ओ। सो इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, पहले तो रॉड का हो जाएगा 0 क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट पर था, और इस बुलेट के वजह से एक एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। याद करिए ये ट्रांसलेशनल मोशन है, जब ये ट्रांसलेशनल मोशन है तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम किसी ओरिजिन के अबाउट कैसे फाइंड आउट करते थे, दैट वाज, फॉर्मूला क्या था, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, करेक्ट, यस। सो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, ये अगर इसका वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन ऐसा है, और इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द एल। सो यहां पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, मास कितना है m/4, आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा l, और वेलोसिटी कितना हो जाएगा v। ये हो जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रॉड एंड बुलेट। सेकेंड, जैसे ही ये कोलिजन होगा, दिस इज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। सो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये रॉड के पास भी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा ओमेगा, हमें वही तो फाइंड आउट करना है। सो रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा इसके अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा प्लस, अब बुलेट के पास भी आ जाएगा क्योंकि बुलेट जाके स्टिक हो जा रहा है, और अगर ये प्योर रोटेशन कर रहा है तो इस रॉड के हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, होगा ना, होगा। सो इस बुलेट के पास भी एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा के बराबर। सो इस बुलेट का एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ बुलेट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ इंटू ओमेगा, करेक्ट। सो इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए। रॉड का कितना हो जाएगा, एंड पॉइंट है तो ये हो जाएगा ml²/3, और बुलेट का कितना हो जाएगा, m/4 इंटू l², इसमें से ओमेगा तो कांस्टेंट कॉमन ले लिया। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, m/4 l इंटू वी इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे, एलसीएम कितना ले लेते हैं 12, और ये हो जाएगा 4 + 3 7 ml² इंटू ओमेगा। अब m से m गयो, l से l गयो, 4 से 12 3 बार गयो, सो 3v डिवाइडेड बाई 7l इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, इस सबको समझ में आया क्या, आना जरूरी है।
कंपल्सरी फॉर ऑल। बताइए हो गया क्या? ओके शिवांगी, व्हाट अबाउट अदर्स? अदिति, आदित्य, आकांक्षा, अंजलि, साक्षी, लेखिका, नेहा, प्रत्युष तो है ही, प्रत्युष तो, साक्षी, शालू, श्रेया, बताइए ये समझ में आया या किसी को रिपीट करना है? कहीं पर कुछ पॉइंट्स जो नहीं समझ में आए? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार हम लोग हिंस नहीं लेते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में हिंस हम लोग नहीं लेंगे, एक ऐसे ही नॉर्मल रॉड रख लेते हैं। सिंपल एक रॉड होगा, नेक्स्ट एग्जांपल है, एक रॉड है ऐसा, और स्टील इसका जो मास और लेंथ जो है वो सेम है m,l। तो हम लोग इस बात पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि इसका मास और क्या होगा। सो इसका मास और लेंथ है l, और एक रॉड बॉल है जिसका मास हो जाएगा m/2, करेक्ट। और ये v वेलोसिटी से जाएगा, जा करके टकरा जाएगा। तो टकराएगा, ये रॉड रोटेट करेगा, जो भी जिस भी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा आई डोंट नो, किस पॉइंट का अबाउट रोटेट करेगा ये अभी हमको नहीं पता, क्योंकि ये क्या हो गया, सिंपल एक रॉड है। सो फाइंड linear velocity of rod, and second angular velocity of rod। फाइंड आउट करिए। अच्छा मैं आप लोग कंडीशन दिखाऊं, देखिए ऐसा है, दिस इज लाइक रॉड, है ना, देख रहे हो ना, ये कुछ ऐसा रॉड रखा गया है और ये एक बुलेट है, चौक। तो अगर मैं यहां से इसको थ्रो करूंगा, ये जाएगा, टकराएगा, देखो थोड़ा सा घूमा, चौक छोटा था ना, वेट कम था। तो अगर ये हैवी बुलेट होता तो ये क्या करता है, इसको रोटेट भी कराता और लीनियर वेलोसिटी भी हो जाता है इसके पास। तो हमें फाइंड आउट करना है लीनियर वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी। बेचारे का मास ही कम था, चेन लेना चाहिए, तब जाकर के ये हो जाता। फाइंड आउट कर रहे हो? टाइम बहुत कम है, ओके। सो बताइए सबसे पहले क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? ओके शिवांगी, हाँ वो तो होगा ही। व्हाट अबाउट लीनियर मोमेंटम? क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा यहाँ पे? हाँ होगा, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं लगेगा, क्यों? ये गया और स्टिक कर जाता है, सो इट विल गो एंड स्टिक, इट विल स्ट्राइक लाइक दैट एंड ये स्टिक कर जाएगा।
बताइए, पहला क्वेश्चन तो आसान है, अब तक तो आ जाना चाहिए। आया क्या? ओके, v by 3 दैट इज लीनियर वेलोसिटी। सो विल कम फ्रॉम, कहां से आएगा? लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा देंगे। लीनियर मोमेंटम किसका कंजर्व कराएंगे? अगर ये रॉड है और ये बॉल है, इन दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं, इन दोनों को एक सिस्टम मान लेंगे, तो लीनियर इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? P ऑफ बॉल प्लस P ऑफ रॉड इनिशियल इज इक्वल टू P ऑफ बॉल प्लस P ऑफ रॉड फाइनल। अब इनिशियली रॉड तो भाई साहब 0 पर थे, तो इनके वजह से लीनियर मोमेंटम आ जाएगा m/2 इंटू वी, और फाइनली ये बॉल जाकर के इनके साथ चिपक जा रहा है, रॉड के साथ, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? m प्लस m/2, और मान लीजिए कि इनका कॉमन वेलोसिटी हो जाता है v, तो ये हो जाएगा, सॉरी v नहीं, v डैश, तो v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू mv/2 डिवाइडेड बाई, यहां से हो जाएगा 3m बाई 2, तो ऊपर हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसल, m से m कैंसल, तो ये हो जाएगा v/3। यस प्रत्युष, v/3। व्हाट अबाउट एंगुलर वेलोसिटी? भाई एंगुलर वेलोसिटी किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा? बोलिए बोलिए। सेंटर ऑफ मास, सुभांगी देखिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी हो सकता है या किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर है नहीं, है ना। ऑन द रॉड एक इस पर यही एक लग रहा है कि इसका मास है जो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, दैट्स इट। तो इस mg के लिए टॉर्क हर एक पॉइंट पर कहीं भी हम लोग लेंगे तो वहां पर आ जाएगा क्या? तो किसी भी पॉइंट अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास लेते हैं तो इस सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर वेलोसिटी है, इसके वजह से एक एंगुलर मोमेंटम आएगा, आप जिस भी पॉइंट के अबाउट ले लो, करेक्ट। लेकिन अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व करा लेंगे तो इस v के वजह से एंगुलर मोमेंटम, दैट इज ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। बात आई समझ में? इसलिए हम लोग लेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास अगर हमारा होगा तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? दैट विल बी द l/2। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड इनिशियली ऑफ मास
इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड फाइनली अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये हम लोग करेंगे। तो बॉल का जो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा वो वेलोसिटी कितना है v, और l कितना हो जाएगा, दैट विल बी द l/2। रॉड तो इनिशियली रेस्ट पर था तो ये हो जाएगा 0। इतना इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, जैसे ये रोटेट करेगा तो ये ओमेगा है ना, तो ओमेगा तो सबके पास हो जाएगा कांस्टेंट, साथ में लीनियर वेलोसिटी भी होगा सबके पास। आ जाना, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम बॉल का कितना हो जाएगा, एक तो बॉल ये लीनियर वेलोसिटी कर रहा होगा सीधे बी के, साथ साथ में ये एंगुलर वेलोसिटी भी कर रहा होगा। सो बॉल के पास दोनों तरह का इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। हाँ जी बताइए। क्या करें, ये बॉल जाकर के स्टिक कर जाएगा, और स्टिक करने के वजह से हम ऐसा करेंगे ना, प्रॉब्लम काफी टफ हो जाएगा। स्टिक करने की वजह से प्रॉब्लम काफी टफ हो सकता है, क्योंकि ये बॉल जाएगा, हाँ मास चेंज हो जाएगा, ये बॉल जाएगा, इससे टकराएगा, इसके साथ स्टिक कर जाएगा, नाउ द सेंटर ऑफ मास विल चेंज। अब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ये नहीं रह जाएगा। ओके, तो विल डू इट बाय इजी वे, आसानी से कर देते हैं, इसको स्टिक नहीं कराते हैं, है ना, स्ट्राइक एंड स्टॉप। स्ट्राइक एंड स्टॉप, टकराता है और वहीं पर रुक जाता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो कंजर्व कराया था वो कितना था, m/2 इंटू v, और फाइनल क्या हो जाएगा, m इंटू v, सो m m कैंसल, v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा v/2। अगर ये स्टिक नहीं करेगा तो सही है ना, स्टिक कर गया था तो v/3 हो जाता था, है तो v/2 होगा। ओके, सो अब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, चला गया रेस्ट में, तो जो भी आएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड आएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, दैट विल बी द I इंटू ओमेगा, है ना, और लीनियर मोमेंटम का तो इसका 0 हो जाएगा। मोमेंटम क्या लिखते हैं, प्लस mv इंटू आर परपेंडिकुलर। अब चूंकि लीनियर जो वेलोसिटी है v, ये सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो रहा है, तो r परपेंडिकुलर तो 0 है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो ये टर्म हो जाएगा कितना, 0 के बराबर, सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा, I इंटू ओमेगा के बराबर। तो I यहां पर कितना हो जाएगा, दैट विल बी द ml² इंटू ओमेगा। तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, mv/L/4 इज इक्वल टू ml²/12। मास से मास कैंसल, L से L कैंसल, 4×3=12, ये कितना हो जाएगा, 3v डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू ओमेगा, 3v डिवाइडेड बाई L, एंड दैट विल बी द ओमेगा। हो गया ये क्लियर है सबको, चलिए
तो एंगुलर मोमेंटम का ये सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इस पर बहुत सारे बन सकते हैं और भी इस पर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, या बोल सकते हो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, उससे पहले बता देते हैं इंपल्स। इंपल्सिव टॉर्क, इंपल्स क्या होता है? व्हाट इज इंपल्स? कोई बताएगा? F इंटू टी, नॉट करेक्ट। F इंटू टी होता है, हाँ, फोर्स चेंज इन मोमेंटम इज वेरी करेक्ट, या फोर्स फॉर वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम। बहुत ही छोटे टाइम के लिए अगर कोई फोर्स लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंपल्स। लाइक दिस, ये मैं स्ट्राइक कर रहा हूं तो ये फोर्स जो मैं लगा रहा हूं ये क्या है? दैट फोर्स इज इंपल्सिव। ये बहुत ही कम टाइम के लिए मैं फोर्स लगा रहा हूं, राइट। तो इस इंपल्स को हम लोग बोलते हैं एफ इंटू डेल्टा टी, या बोल सकते हो दैट इज चेंज इन मोमेंट। उसी तरह एक इंपल्सिव टॉर्क भी होता है। अब इंपल्सिव टॉर्क का मतलब क्या हो जाता है? दैट इज इंपल्सिव टॉर्क इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे जो छोटा इंटरवल है, जो टाइम लिमिट है t1 से t2 तक, और ये हो जाएगा टाउ वेक्टर डॉट डी, करेक्ट। जैसे लीनियर फोर्स में क्या हो जाता था? टाइम इंटरवल t1 से t2 f डॉट dt, ये हो जाता था इंपल्स फॉर फोर्स। लेकिन टॉर्क के केस में क्या हो जाएगा? f की जगह आप टॉर्क रख दीजिए और ये हो जाएगा इंपल्सिव टॉर्क। अब हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता था? डी एल वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाता था? टॉर्क वैक्टर। तो ये जो डी टी है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी एल वैक्टर इज इक्वल टू टॉर्क वैक्टर डॉट डी टी। तो इस चीज को, ये टर्म को हम लोग रिप्लेस करना है यहां पर। सो इंपल्सिव टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2, और इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डी एल वैक्टर। सो डी एल वैक्टर मतलब क्या हो गया? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो जब भी एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंपल्सिव टॉर्क। तो इतना काफी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस जान लीजिए कि एक होता है इंपल्सिव टॉर्क और इसका मतलब हो जाता है दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हाँ, यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है ऑन द डायमेंशन के ऊपर कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इंपल्सिव टॉर्क, या व्हाट इज डायमेंशन ऑफ इंपल्स। तो नॉर्मली लोग क्या करेगा? फोर्स न्यूटन लिख करके चलाएगा, बट एक्चुअल में वो क्या हो जाता है? दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम या चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क पूछा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और अगर फोर्स पूछा, इंपल्सिव फोर्स पूछा, तो वो क्या हो जाएगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड। और इसका क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा? डेल्टा एल का क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम का कर सकते हैं ना, एम वी इंटू आर। सो ये क्या हो जाएगा? केजी बोलो, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और आर का हो जाएगा मीटर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यस। सो यहां से जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कुछ अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है तो वो यूनिट या डायमेंशन के ऊपर बना सकते हैं, बाकी और कुछ इसमें डिटेल में नहीं है। चलिए, तो ये हो गया इंपल्सिव टॉर्क। नेक्स्ट आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। सो वंस अगेन
एनर्जी इन फिजिक्स पीछा नहीं छूटने वाला है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ना। सो इसका एक नाम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, रोटेशनल, या हम लोग यही कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल का मतलब हम लोग अभी तक यही पढ़ते हैं कि एक मास m है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, जिसके पास लीनियर वेलोसिटी होता है वो। लेकिन क्या होगा अगर एक रिजिड बॉडी वो रोटेट कर रहा है, अगर किसी भी रिजिड बॉडी को एक एक्सिस के अबाउट अगर इसको रोटेट करा दिया जाए, तब क्या होगा? तब भी तो हर एक पॉइंट के पास एक लीनियर वेलोसिटी होगा ना। जो पॉइंट रोटेट कर रहा है हर किसी के पास क्या होगा? एक लीनियर वेलोसिटी होगा। और अगर लीनियर वेलोसिटी होगा तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा, है ना। हम लोग यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वाई? बिकॉज इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। हम लोग तो यही एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है ये एक फिक्स जगह है जहां पर ये रोटेट कर रहा है, करेक्ट। तो जब इसका हाइट में, इसके पोजीशन में चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा, करेक्ट। द पोटेंशियल एनर्जी इज बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, ये एक्सिस चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो पहले था वही अब भी रहेगा, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। चेंज क्या हो सकता है इसमें? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर इसका रोटेशन, इसका लीनियर वेलोसिटी अगर चेंज करता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो अगर एक मान लीजिए कि पूरा का पूरा एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके ये रिजिड बॉडी बना होगा। उनमें से किसी एक पार्टिकल का हम लोग स्टडी करते। तो मान लीजिए ये पार्टिकल यही है जिसका मास है mi और इसके पास वेलोसिटी है vi, और जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस वो है ri। सब मैंने आई लगा दिया क्योंकि यहां पर i इज इक्वल टू मैं कर दूंगा 1 से इंफिनिटी। तो क्या हो जाएगा? 1 से इंफिनिटी क्या, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको जोड़ देंगे तो टोटल रिजिड बॉडी बन जाएगा, है ना। सो जो काइनेटिक एनर्जी होगा यहां पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट mi पार्टिकल इज हाफ ऑफ mi इंटू vi का स्क्वायर। और ऐसे ही अगर सारे पार्टिकल्स को जोड़ दिया जाए समेशन i, तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रिजिड बॉडी। ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके काइनेटिक एनर्जी को जोड़ते जाइए तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, है ना। तो ये जो समेशन साइन है यहां पर 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 तो एडिशन में आएगा नहीं, इसको हम लोग क्या कर देंगे? 1/2 को बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा समेशन ऑफ mi इंटू vi का स्क्वायर। अब ये जो लीनियर वेलोसिटी है vi, हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू हो जाता है r इंटू ओमेगा। एक चीज और हम लोग जानते हैं कि अगर बॉडी रोटेशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन है, तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग हो गया तो फिर वो रोटेशन है ही नहीं। आई बात समझ में? ये पार्टिकल भी ओमेगा से गोल घूम रहा होगा, ये पार्टिकल भी ओमेगा से घूम रहा होगा, ये पार्टिकल भी ओमेगा से घूम रहा होगा, ये सब के सब ओमेगा से गोल गोल घूम रहे होंगे, करेक्ट। जब एंगुलर वेलोसिटी इनके पास ओमेगा है सारे पार्टिकल के पास, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। सो vi इज इक्वल टू हम लोग यहां से लिख देंगे ri इंटू ओमेगा। दैट मीन्स कि लीनियर जो वेलोसिटी है वो ओमेगा पर नहीं डिपेंड कर रहा है, ओमेगा तो सबके लिए कांस्टेंट होगा। दैट विल डिपेंड्स अपॉन द ri, द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस। जो पार्टिकल फिक्स्ड एक्सिस से जितना दूर होगा उसका लीनियर वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। So linear velocity is equal to क्या हो जाएगा? Ri into omega. We will put this value here, and then what I will get is 1/2 summation
एम आई इंटू आर आई इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू यहां से हो जाएगा ऐसा, ओमेगा फिर से कांस्टेंट, ओमेगा को बाहर निकाल लीजिए, समेशन में आएगा नहीं, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर। अब ये टर्म देखा देखा सा लग रहा है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस। So from this, a general formula is derived that kinetic energy is equal to half of I into omega square, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो एक हो जाता है लीनियर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर और एक हो जाता है रोटेशनल हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज फॉर द प्योर रोटेशनल बॉडी। अगर एक बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है तब, करेक्ट, कोई डाउट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो आई है, ये आई किसके अबाउट लेना है, ये आई किस पॉइंट के अबाउट लेना पड़ेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए ओ आर, ए ओ आर। दिस इज फॉर प्योर रोटेशनल बॉडी। देन व्हाट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सीटीआरएम। अच्छा, तो सीटीआरएम के लिए क्या हो जाएगा, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर एक बॉडी है, अगर ये रोटेट भी कर रहा है और मूव भी कर रहा है, वेलोसिटी भी, और इसको रोटेट हो रहा है ओमेगा से, और ये है रोड, इस रोड पर ये मूव कर रहा है, तो याद रखिएगा कि अगर एक बॉडी सीटीआरएम कर रहा है तो दैट विल रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगा, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करे। आई बात समझ में, ये जब हम लोग सीटीआरएम पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में और बता दूंगा। सो अगर ये सीटीआरएम कर रहा है तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट करेगा। अगर ये रोटेट कर रहा है तो यहां पर जो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी द लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को ऐड करने की वजह से जो भी आएगा दैट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो ये हो जाएगा लीनियर काइनेटिक एनर्जी, कितना हो जाएगा, अगर इसका मास है m तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा तो ये हो जाएगा 1/2 आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर, दैट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी। Still we are not talking about potential energy. Why? Because we are assuming this road is very horizontal. ये रोड का जो सरफेस है ये बहुत ही हॉरिजॉन्टल है, करेक्ट। इसके वजह से ये इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करने लगेगा। LGH नहीं, MGH, IGH नहीं होता है, MGH ही होगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे सो तो नहीं गए तुम लोग,
हम्म। हाँ शिवांगी, तुम तो जगी हो, बाकी लोग इतने सो गए होंगे। साक्षी, हाँ रंजन, नींद लगा? काफी कंटिन्यूअस चल रहा है। टाइम है ना? आगे करा दूं या फिर नेक्स्ट क्लास में? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ रंजन अभी बोलो। शिवांगी का कहना है करा दीजिए, बाकी लोग बोल रहे हैं मत कराइए। चलिए एक शॉर्ट में ऐसे ही बता देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ पृथ्वी जी बोल रहे हैं करा दीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए ज्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत ही आसान है, सिंपल है, एक लाइन है, बस खत्म हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया? याद करिए कि इससे पहले जो भी हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था, वहां पर हम लोग क्या पढ़ते थे कि जब भी एफ एक्सटर्नल जीरो हो, एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम कर जाएगा। करेक्ट। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराने के लिए टाउ एक्सटर्नल क्या होना चाहिए या टाउ नेट क्या होना चाहिए? जीरो। सो दिस विल लीड टू कंजर्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर ये जीरो हो गया तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी, है ना? हाँ, यस यस। एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल बी जीरो। तो वो तो एज्यूम ही करते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही। करेक्ट। और जो वर्क डन होगा अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होगा तो भी क्या हो जाएगा हमारा, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाता है। ओके, तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर कोलिजन का प्रॉब्लम आ गया तो कोलिजन में किसका होता था? सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन का, और किसी का काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। तो ये 3-4 चीजें आपको हमेशा माइंड में ध्यान में रखना है कि कब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करना है। कब? जब आपका टॉर्क जीरो हो जाए, एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए, तो हम लोग लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों को कंजर्व करा सकते हैं। करेक्ट। अगर पूरा का पूरा अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स या बोल सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर अगर आता है तब भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ऐसा आपका एक रोड है ना? मान लीजिए कि आप यहां से एक स्फीयर दिया गया, ये ऐसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, मतलब हैव सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास है। मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ आई है ना, और ये रोल करते हुए यहां से ऐसा नीचे की तरफ आ गया, समथिंग लाइक दैट, ये ऐसा आ गया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहां हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। ये आया तो किसके वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो ओनली फोर्स इज व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स। देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, कोई बाहरी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है ना? ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आया है? mg की वजह से आया। इसके वजह से क्या हो जाएगा? आपका टोटल एनर्जी इसका कंजर्व हो जाएगा। कौन सा? लीनियर प्लस रोटेशनल। ओके, सो इनिशियली, अच्छा दूसरा चीज देखिए, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी चेंज हो गया। सो पोजीशन चेंज होगा तो ये, अगर पोजीशन चेंज हो गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, है ना? तो टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बार फिर से आपको रिवीजन करा के और इस तरह का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग भी घर से पढ़ के आइएगा, सो दैट अपने को टाइम बहुत कम मिल रहा है, 2-2 क्लास हम लोग कर पा रहे हैं। सो
जब आप लोग करके आओगे तो हमें कराने में और थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा, जल्दी जल्दी करा करके और बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा सकते हैं। सो आज किसी को डाउट है तो पूछिए, जिसको डाउट है वो रुकिए, जिनको नहीं डाउट है वो जा सकते हैं। ओके प्रत्युष, विल सी लेटर। किसी को डाउट नहीं? ओके शारिक, एमडी शारिक, अनम्यूट करिए खुद को। बाय बाय प्रत्युष। शारिक अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज आ रही है? एमडी शारिक, आवाज आ रही है क्या? नहीं। साक्षी अनम्यूट योरसेल्फ। साक्षी आवाज आ रही है आपको? नो रिस्पॉन्स। नेहा, नेहा अनम्यूट योरसेल्फ। तो ये सब के सब है वही है, फिर बैठे हुए ऐसे ही। ओके ये ओके शिवांगी, बाय बाय, विल सी यू लेटर। मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, साक्षी, तारिक, नेहा, आप में से कोई अनम्यूट योरसेल्फ। मोबाइल चालू करके भाग गया सब। ओके चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं।